वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल बाबू ऑलराउंडर। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश के प्राचीन अभिलेख किस प्रकार से हैं, कौन कौन से अभिलेख मध्य प्रदेश में किस किस जगह पर पाए गए हैं। दोस्तों एमपीपीएससी की परीक्षा में अक्सर अभिलेख को लेकर सवाल पूछे ही जाते हैं कि अशोक के या गुप्तकालीन अभिलेख कहाँ कहाँ पर प्राप्त किए गए हैं, किस से रिलेटेड हैं, कब प्राप्त किए गए, कहाँ पर खोजे गए और किस स्थान पर अभी अवस्थित हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी देख लेते हैं। ये एमपीजीके के अंतर्गत है और ये व्यापम या एमपी की कितनी भी परीक्षाएं हों उससे में अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप जैसे कि देख सकते हैं t.me पर सर्च कीजिए या फिर टेलीग्राम पर आप हमारा एमपीपीएससी गुरुजी सर्च कर लीजिए या फिर आप बाबू ऑलराउंडर @ सर्च कर लीजिए, वहाँ भी आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पर आप इससे रिलेटेड और कई पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जिनमें चित्रों के माध्यम से आप एमपीजीके की जानकारी ले सकते हैं और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ पर पीडीएफ और वीडियोस अवेलेबल। तो दोस्तों देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कितने अभिलेख पाए गए हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं मध्य प्रदेश के अभिलेख जो प्रमुख रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में मौर्यकालीन अभिलेख हैं। मौर्यकालीन अभिलेखों की बात कर लेते हैं। तो मौर्यकालीन अभिलेख में जो राजा रहे हैं सम्राट अशोक, तो उन्होंने कई अभिलेखों का जो है निर्माण करवाया, उसको देख लेते हैं। जैसे कि रूपनाथ का अभिलेख है कटनी से प्राप्त हुआ है जो कि बहोरीबंद तहसील में स्थित है। तो दोस्तों जो अभिलेख है वो कुछ ऐसा दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रूपनाथ अभिलेख है। इस पे अशोक की ब्राह्मणी जो भाषा है वो उसमें उद्धृत की गई है। वहीं देख लेते हैं गुर्जरा अभिलेख, जैसे कि दतिया जिले में स्थित है, जिसमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि गुर्जरा अभिलेख में ही अशोक का जो नाम है वो अशोक था। तो कहीं पर भी जो क्या है कि देवनाम प्रिय प्रियदर्शी नाम से ही जो उसके अशोक के शिलालेख मिले थे, इसी में अशोक नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी मिलता है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये अशोक से रिलेटेड है। वहीं अशोक का गुर्जरा अभिलेख जो कि इस स्थान पर स्थित है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। वहीं देख लेते हैं सांची अभिलेख। ठीक है, सांची अभिलेख की बात कर लेते हैं। तो रायसेन जिले में जो सांची नामक स्थान है वहाँ पर सांची अभिलेख मिला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सांची इस प्रकार से दिखता है। यहाँ से प्राप्त लेख जो सांची में लेख भी प्राप्त किए गए हैं जो कि गुप्त संवत से रिलेटेड हैं, जो कि 131 गुप्त संवत एवं 450 ईस्वी का भी है। ठीक है, इसमें हरिस्वामिनी द्वारा आर्य संघ को दान देने के जिक्र भी किया गया। यहाँ पर भी जो चैत्य या विहार हैं मंदिर निर्माण के लिए दान देने का जिक्र किया गया। तो ये है सांची स्थल। वहीं कसराबाद अभिलेख जो है खरगोन जिले में कसराबाद तहसील है, वहाँ से प्राप्त हुआ। इतनी जानकारी आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो देख लीजिए अन्य स्थान हैं जैसे होशंगाबाद में महास्तूप है, पानगुराड़िया है, सारूमारू स्थल हैं। ठीक है, काली तलाई का अभिलेख ये पूछा जाता है, काली तलाई का अभिलेख। तो काली तलाई का अभिलेख जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, जैसे कि अशोक के समय के 3 पाषाण अभिलेख जो कि मैं आपको चित्र दिखा चुका हूँ, गुर्जरा अभिलेख, पानगुड़ारिया, ठीक है, एक धमदेश सांची में भी है। वहीं मध्य प्रदेश में उपलब्ध सबसे प्रारंभिक और प्राचीन अभिलेखों में से एक रहे हैं। ठीक है, इनकी भाषा किस प्रकार से वो भी देख लीजिए। जैसे कि मौर्य ब्राह्मी लिपि से मिले जुले शिलालेख हैं जो कि काली तलाई जैसे या काली तलाई अभिलेख जबलपुर, खरवई, तालपुरा, व्यापुर, सांची, नलपुरा। ठीक है, नलपुर जो कि आप जानते हैं। ठीक है, शिवपुरी, ठीक है, नल दमयंती की नगरी कहलाती है। वहीं पानगुड़ारिया से भी इसके अभिलेख मिले हैं। ठीक है, और इस ओर संकेत करते हैं कि मौर्यकालीन में जो मध्य प्रदेश है वो एक अभिन्न अंग रहा था। जैसा कि आप जानते हैं अशोक गवर्नर रहे थे उज्जैन के, और जहाँ विदिशा की जो व्यापारी की पुत्री है श्रीदेवी, उन्हीं के नाम पर विदिशा नगर बसाया हुआ है, उनसे उनका विवाह किया। तो वहाँ भी काफ़ी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आइए और देख लेते हैं मध्यकाल में सातवाहन कालीन अभिलेख। तो सातवाहन काल का अभिलेख जो है दक्षिण के सातवाहन राजा हुए हैं, उन्होंने अपने राज्य दूर दूर तक फैलाया हुआ था। उसमें मध्य प्रदेश के कुछ भाग भी सम्मिलित किए गए थे। इस प्रकार से ये चित्र हैं। इस काल संबंधित अभिलेख सांची में भी पाए गए हैं। बस इतनी जानकारी आपके लिए उपयुक्त रहेगी कि सांची में उनकी अभिलेख प्राप्त किए गए। दोस्तों मध्यकाल में जो मध्य प्रदेश हैं वो इंडो ग्रीक कालीन अभिलेख भी इसमें मिले हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि बेसनगर यानी विदिशा जो कि उसका प्राचीन नाम रहा है, स्थित गरुड़ स्तंभ
स्थापित किया था हेलियोडोरस ने, जो कि भागभद्र के शासनकाल में आया था। यवन शासक अंतिलिखित का राजदूत रहा है हेलियोडोरस, जिसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना बैसनगर में की थी। तो गरुड़ स्तंभ कुछ इस प्रकार से दिखता है दोस्तों। तो ये बैसनगर में स्थित है। इसे स्थानीय लोग खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं। वहीं मध्यकाल में देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश में सख्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किस प्रकार से हैं सख्तकालीन। तो शक क्षत्रप का मध्य प्रदेश में प्रवेश उज्जैन और मालवा के जो अभिलेख हैं उनसे प्राप्त हुआ है, और उनमें मालवा और उज्जैन में सिक्के प्राप्त हुए हैं। उससे स्पष्ट होता है कि शक क्षत्रपों का राज मध्य प्रदेश में रहा है। वहीं उज्जैन से इसके अभिलेख मिले हैं ऐरण यानी सागर, कानखेड़ा में शक श्रीधर्मन के 2 अभिलेख मिले हैं कानखेड़ा में। आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कुषाणकालीन अभिलेख। तो मध्य प्रदेश में 2 कुषाणकालीन अभिलेख अलग अलग स्थानों से मिले हुए हैं, जिनमें से एक वाशिष्ठ का सांची से, दूसरा जबलपुर के भेड़ाघाट से मिला है। इन 2 अभिलेखों और कुछ सिक्कों के आधार पर मध्य प्रदेश में कुषाण राज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ है यह बता पाना कठिन है, क्योंकि इतने कम जो अभिलेख हैं उससे स्पष्ट नहीं हुआ है। वहीं देख लेते हैं मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन अभिलेख। तो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद से ज्ञात होता है, इलाहाबाद में स्तंभ से ज्ञात होता है कि अपने विजय अभियान के अंतर्गत उसने मध्य प्रदेश के कुछ भाग का अधिकार कर लिया था। तो जो मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन अभिलेख हैं जिन्होंने आपको पढ़ना है वो आप देख लीजिए। जैसे कि सूपिया का अभिलेख मिला हुआ है। सूपिया का अभिलेख जो है रीवा जिले में स्थित है। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सूपिया का अभिलेख कहाँ से मिला है, इतना ही पूछा जाता है कि ये रीवा से मिला है। तो रीवा जिले में सूपिया नामक स्थान पर यह अभिलेख मिला है, जिसमें गुप्त संवत 141 या फिर 460 ईस्वी की तिथि अंकित है। इसमें गुप्त वंश की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है, तथा इससे स्पष्ट होता है कि गुप्त वंशज को घटोत्कच वंश भी कहा जाता था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि घटोत्कच वंश किससे रिलेटेड है, एक तो गुप्त, वहीं ये किस अभिलेख से स्पष्ट हुआ है, ये सूपिया रीवा के अभिलेख से स्पष्ट हुआ। वहीं ऐरण में एक और अभिलेख मिला है। जैसा कि आप जानते हैं ऐरण का जो नाम है वह सागर जिले में स्थित है। सौभोग नगर जो था समुद्रगुप्त का सौभोग नगर था। ये सौभोग नगर जो नाम है वो समुद्रगुप्त ने दिया था। वह उसकी नगरी हुआ करती थी, जो कि विश्राम के समय समुद्रगुप्त यहाँ पर आता था। तो सागर में स्थित है जो कि। वहीं ऐरण के जो अभिलेख हैं, जैसा कि आप अक्सर पढ़ा होगा आपने, ऐरण सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। तो वो ऐरण का अभिलेख है, सती प्रथा का बहुत बड़ा साक्ष्य रहा है। आइए देख लेते हैं उसे भी। तो ऐरण का अभिलेख किस प्रकार से दिखता है आप देख लीजिए। ये है ऐरण का अभिलेख। सागर नामक स्थान, सागर जो जिला है जो कि मध्य प्रदेश में एक संभाग भी है और सागर जिला है, तो वहाँ पर स्थित है। तो प्रमाण, तो इसमें क्या प्रमाण मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो ऐरण अभिलेख प्रतिमा बहुत बड़ी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बरहा आकार की एक प्रतिमा है, जो कि मिहिर कुल के ग्वालियर अभिलेख में भी इसमें जानकारी मिलती है कि मध्य प्रदेश में हूणों का आक्रमण हुआ था। वहीं देख लेते हैं भारत में हूणों की जानकारी मिलती है, यानी कि हूणों के आक्रमण की जानकारी। वहीं सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। उदयगिरी की पहाड़ियों में प्राप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रह वीरसेन का अभिलेख भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। देखिए सती प्रथा इस प्रकार से होती थी कि पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को भी जलती हुई चिता के साथ जला दिया जाता था। तो ये जो है सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि गोपराज की पत्नी के जो गोपराज की पत्नी हैं उनके सती प्रथा के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। आइए देख लेते हैं तुमैन का अभिलेख। तो तुमैन के अभिलेख की जानकारी हमें मिलती है अशोकनगर से। तो अशोकनगर में तुमैन प्राप्त हुआ। दोस्तों पहले ये गुना में प्राप्त था, तो इसको अब वर्तमान में अशोकनगर में माना जाएगा। ठीक है, तो तुमैन का अभिलेख अशोकनगर में। तो यहाँ से गुप्त वंश 116 या 435 ईस्वी का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। इसमें हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस अभिलेख में राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया। तो तुमैन के अभिलेख अशोकनगर में राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया, तो कुमारगुप्त से संबंधित है। इसमें देख लेते हैं कुमारगुप्त का शासनकाल के समय पुष्यमित्र जाति के लोगों का शासन
नर्मदा नदी के मुहाने के समीप मैकल में था। राज्य में एरण यानी पूर्वी मालवा पर भी कुमारगुप्त प्रथम का शासन स्थापित था। तो तुमैन का जो अभिलेख है वो कुमारगुप्त से संबंधित है। ठीक है, वही सूपिया का अभिलेख, घटोत्कच अभिलेख, एरण का अभिलेख समुद्रगुप्त से भी संबंधित है और सतीप्रथा के साक्ष्य भी हैं। वहीं क्योंकि अभिलेखों से, और आगे देख लेते हैं, क्योंकि अभिलेखों से प्राप्त प्रांतीय पदाधिकारियों की सूची में इसमें एरण प्रदेश यानी सागर का घटोत्कच नाम भी है। वहीं कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य की जो बागदौड़ है उसके पुत्र स्कंदगुप्त के हाथों में आ गई थी। वहीं उदयगिरी की जो गुफाएं हैं जो कि विदिशा नगर में स्थित हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। ये गुफा नंबर 5 है जिसमें बराह प्रतिमा की झांकी लगी हुई है। दोस्तों, बराह प्रतिमा आप जाएंगे तो विष्णु के जो अवतार हैं उसकी कथाओं का वर्णन करती है कि पृथ्वी जो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु से जब युद्ध होता है भगवान विष्णु का, तो उस कथा का वर्णन इसमें मिलता है। तो ये जो कथा का वर्णन है आप बराह प्रतिमा के रूप में देख सकते हैं, जो कि उदयगिरी की गुफाओं में मिलती हैं। उदयगिरी की गुफाओं की संख्या 20 है, जो कि जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, गुप्त संवत 106 425 ईस्वी का एक जैन अभिलेख मिला है। इसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ की जो मूर्ति है वो स्थापित किए जाने का उल्लेख किया गया है। तो ये उदयगिरी की प्रतिमा है। तो उदयगिरी कहाँ पर स्थित है? विदिशा में। तो उदयगिरी क्षेत्र में ही चंद्रगुप्त द्वितीय के सामंत रहे हैं सनकानिक महाराज। उनका भी एक अभिलेख मिला है जिसमें गुप्त संवत की तिथि 82 या फिर 401 402 ईस्वी का भी माना गया है। गुप्त संवत 93 का एक अभिलेख सांची से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त के एक कर्मचारी अमार कार्डव का उल्लेख मिला है जिसने काकनावाद यानी सांची, जो कि सांची का पुराना नाम रहा है, सांची की खोज टेलर ने की थी। ठीक है, ने महाविहार को कुछ महादान दिया था। तो ये है सांची स्थल की जो प्रतिमा है, मध्य प्रदेश का जो झांकी है इस प्रकार से प्रस्तुत की गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 116 का एक अभिन्न शिलालेख, जो कि तुमैन में आपको बता चुका हूँ, जिसे तुम्बन के शासक घटोत्कच गुप्त का उल्लेख मिलता है। वहीं कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी मंदसौर में मिले मालव संवत 493 के एक शिलालेख में भी है। ठीक है, वहीं गुप्त संवत 106 का उदयगिरी शिलालेख भी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का रहा है। आइए देख लेते हैं शंकरपुर। तो शंकरपुर सीधी में एक ताम्रपत्र जिसे गुप्त संवत 166 का माना गया है, से संकेत मिलता है कि गुप्त साम्राज्य तब तक एक अखंड भाग रहा था। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश में बाकाटक कालीन अभिलेख। तो दोस्तों, बाकाटक कालीन अभिलेख कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? सिवनी, टुडिया, इंदौर, पट्टन, पांडुर्ना, बालाघाट। तो यहाँ पर प्रवरसेन के 7 ताम्रपत्र संकेत देते हैं कि उसके साम्राज्य का विस्तार मध्य प्रदेश के कई भागों पर था। नरेंद्र सेन का एक ताम्रपत्र, जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ में भी मिला है, पदमपुर से प्राप्त किया गया था। मध्य प्रदेश में संवतकालीन अभिलेख। तो नलों के आक्रमण के दौरान, ठीक है, नरेंद्र सेन ने अपनी राजधानी कुछ दिनों के लिए हस्तांतरित कर ली या स्थानांतरित कर दी थी। उसके उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन और सामंत व्याघ्रसेन के 2 अभिलेख नचला कुंठार यानी पन्ना और गंज से प्राप्त हुए हैं। वहीं बालाघाट से मिले अभिलेख से पता चलता है कि वह फिर से शक्तिशाली हो गया था। मध्य प्रदेश में हूणकालीन अभिलेख। ठीक है, तो हूणकालीन अभिलेख एरन से मिले हैं। तोड़माड़ के शासन के प्रथम वर्ष के बराह प्रतिमा अभिलेख से पता चलता है कि हूण मध्य भारत के बहुत अंदर तक प्रवेश कर गए थे और सागर तक पहुंच गए थे। मिहिर कुल के शासनकाल के 15 वर्ष का ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में हूणों की उपस्थिति का एक प्रमाण रहा है। तो देख लीजिए, नागभट्ट प्रतिहार, ये प्रतिहार राजाओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। वहीं मध्य प्रदेश में औलिकर कालीन अभिलेख। तो औलिकर कालीन अभिलेख मंदसौर, राजगढ़, मुरैना जिला, सीतामऊ, मंदसौर से प्राप्त हुए हैं। तो इस वंश के 12 अभिलेखों से संकेत मिलता है कि प्रारंभिक औलिकर शासन गुप्तों के सामंत थे।
वहीं मालव संवत 589 में मंदसौर अभिलेख से एक और अभिलेख का जिक्र भी मिलता है, जिसे मंदसौर से ही पाया गया है, जो 2 स्तंभों पर उत्कीर्ण है। उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि यशोधर्मन के शासनकाल के दौरान यह स्वतंत्र हुए और यह अभिलेख यशोधर्मन द्वारा पूर्ण शासक मिहिर कुल की पराजय का विवरण देते हैं। तो ये सभी जानकारी आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगी दोस्तों, हमारे ग्रुप से जुड़े रहिए। वहीं मध्यकाल में ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में वल्ख राज महाराज के अभिलेख। तो वल्ख के महाराजाओं के जो परिवार हुआ करते थे, उनके सिरपुर यानी पूर्वी खानदेश जो कि इंदौर और बाघ ताम्रपत्रों से प्राप्त हुआ है, या पता चलता है कि हाल ही में 3 और अभिलेख इंदौर से प्रकाश में आए हैं। ये रिसेंटली खोज हैं। तो धार जिले के भाग क्षेत्र में से हाल ही में 1982 में इस वंश के 27 अभिलेखों का भंडार महत्वपूर्ण खोज साबित हुआ। तो इसमें जो अभिलेख हैं उनकी जानकारी भी आप देख लीजिए कि जो अभिलेख मिले हैं वो होड़कालीन अभिलेख, औलीकर कालीन और बाकटक और बल्ख महाराज के अभिलेख। तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे कि जो अभिलेख हैं पूर्वी खानदेश में बल्ख महाराज के अभिलेख मिले हैं। तो धार जिले से किस प्रकार के अभिलेख मिले हैं वो भी देख लेते हैं। तो धार जिले के बाघ क्षेत्र, जैसा कि आप जानते हैं धार जिले में बाघ की गुफाएं हैं, ठीक है, जिनकी तुलना कहाँ से की जाती है? जिनकी तुलना महाराष्ट्र की जो अजंता की गुफाएं उनसे की जाती है, ठीक है। उनकी धार की गुफाएं जो हैं उनकी खोज डेंजर ने की थी। डेंजर एक अंग्रेज अधिकारी या खोजकर्ता थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो धार जिले के बाघ क्षेत्र में 1982 में इस वंश के 27 अभिलेखों का उल्लेख मिलता है। तो ये अभिलेख जो 13 हैं, भुलंद के 13 अभिलेख, स्वामीदास के 5, सुरुद्रदास के 5, वहीं भट्टारक के 3 और नागभट्ट का 1 अभिलेख प्राप्त हुआ। तो 5 अलग अलग शासकों के अभिलेख भी प्राप्त हुए। तो मध्य प्रदेश में परिव्राजक महाराज के अभिलेख, बुंदेलखंड पर शासन कर रहे परिव्राजक गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। इस वंश का पहला अभिलेख पाया गया 156 में, ठीक है। उसमें पाया गया है कि महाराज हस्तिन के शासनकाल का है और इन राजाओं के 3 और अभिलेखों को गुप्त संवत 163, 170, 191 का माना गया है। यह क्रमशः खो, जबलपुर, मझगवा से प्राप्त हुए हैं और हस्तिन का एक अन्य स्तंभ अभिलेख भूमरा से भी प्राप्त हुआ है। तो मध्य प्रदेश में उच्चकल्प महाराज के अभिलेख, ठीक है। उच्चकल्प महाराज परिव्राजक के समकालीन तथा पड़ोसी थे, उन्हीं की तरह गुप्तों के सामंत थे। इस वंश का पहला अभिलेख महाराज जयनाथ का है, जो गुप्त संवत 174 का माना गया। इस शासन का दूसरा अभिलेख खो से प्राप्त हुआ है, इसे गुप्त संवत 170 का माना गया है। वहीं गुप्त संवत 182 का तीसरा अभिलेख उचेहरा से मिला है, ठीक है। उसका उत्तराधिकारी सर्वनाथ था, जिसका गुप्त संवत 193 का ताम्र लेख खो से प्राप्त हुआ है। तो मैकल के पांडुवंशी अभिलेख, तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मैकल के पांडुवंशी अभिलेख जो कि आप नज़रअंदाज कर देते हैं इस अभिलेख को। तो शहडोल जिले में वर्तमान अमरकंटक का जो क्षेत्र हुआ करता था वो मैकल के नाम से जाना जाता है। वहीं 5वीं शताब्दी ईस्वी में मैकल पर प्रशासन कर रहे पांडुवंशी की वंशावली और कालक्रम का विवरण हमें बहमनी से प्राप्त भरतवल के राज्यवल के दूसरे वर्ष के ताम्रपत्र से मिलता है। इसका एक अन्य अभिलेख बूढ़ी खार से भी प्राप्त हुआ है। आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश में वर्धनकालीन अभिलेख, ठीक है, हर्षवर्धनकालीन अभिलेख इसको मान लेते हैं। वहीं यद्यपि हर्ष सहित जो शासन कर रहे हैं, तो जो शासन करता रहे हैं उनका कोई भी अभिलेख मध्य प्रदेश से तो नहीं मिला है, तथापि खजुराहो की एक प्रतिमा पर हर्ष संवत 218 का उल्लेख है और यह क्षेत्र हर्ष साम्राज्य के क्षेत्राधिकार में था, इसका शासन मिलता है। तो ये रहा वो प्रतिमा और इस प्रकार का अभिलेख है। तो भाई मध्य प्रदेश में शैल वंश के अभिलेख, तो 8वीं शताब्दी के दौरान शैल वंश आधुनिक महाकौशल के पश्चिमी भाग पर शासन कर रहा था। इसकी पुष्टि हमें बालाघाट जिले के राघौली से ताम्रपत्र में वर्णित वंशावली और कालक्रम से होती है। दोस्तों इसमें मैंने सभी प्रकार के अभिलेख कवर किए हैं जो कि मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं, तो इसे आप देख लीजिए। और जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उनको भी जानकारी आप जरूर रखिए, जैसे कि मौर्यकालीन, गुप्तकालीन जो अभिलेख हैं उनकी जानकारी आप
ज़रूर रखिए और अन्य जो अभिलेख हैं उन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। आइए और देख लेते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूट के अभिलेख। तो राष्ट्रकूट के अभिलेख के जो चित्र हैं जो मैंने आपको दिखा दिए हैं इस प्रकार से रहे हैं। तो 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रकूट की प्रारंभिक शाखाओं में से एक बैतूल, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि राष्ट्रकूट की जो प्रारंभिक शाखाओं की राजधानी रहा था बैतूल का अमरावती क्षेत्र। ठीक है, इस वंश के नंद राज युद्धासुर के शककाल 553 और 631 के 2 ताम्रपत्र शिवखेड़ा और मुलताई, ये दोनों जिले बैतूल में ही स्थित हैं, से प्राप्त हुए हैं। वही इंद्रगढ़ यानी मंदसौर के, तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि इंद्रगढ़ जो है कहाँ पर स्थित है, मंदसौर या फिर पुराना नाम किसका है? इंद्रगढ़ मंदसौर का पुराना नाम। तो इंद्रगढ़ मंदसौर से भी शिलालेख में और उसका इंद्र तृतीय का अभिलेख का उल्लेख इंद्रगढ़ में मिलता है। ठीक है, उज्जैन और कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार हैं उनके बारे में जो अभिलेख हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो उज्जैन के जो अभिलेख हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। हम यहाँ तक आ चुके थे। तो उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार, तो ग्वालियर से मिले अभिलेख से पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय के उत्तराधिकारी रामभद्र के शासन के दौरान यह क्षेत्र गुर्जर प्रतिहारों के साम्राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, देख लेते हैं चंदेल अभिलेख। तो मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों का, जैसा कि आप जानते हैं, चंदेल शासकों का जो शासन रहा है वो खजुराहो छतरपुर में रहा है। तो मध्य प्रदेश में चंदेल अभिलेख बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल गुर्जर प्रतिहारों के उत्तराधिकारी बने रहे। ठीक है, उनके राज्य में केवल बुंदेलखंड नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भाग भी सम्मिलित थे जहां उनके बहुत से अभिलेख पाए गए। ठीक है, इस वंश का प्रारंभिक अभिलेख 916-925 में प्राप्त हुआ जिसमें उसके द्वारा शत्रुओं को पराजित करने का उल्लेख है। वहीं इसके बाद 3 अभिलेख ढंग के जो कि 950-1002 ईसा पूर्व से प्राप्त हुए जो खजुराहो से मिले हैं। वहीं विक्रम संवत 1011 1059 यानी 1059 के अभिलेख से यह दर्शाते हैं कि ढंग इस वंश का प्रथम शासक रहा था। ठीक है, जिसने प्रतिहारों की अधीनता, वह प्रथम शासक रहा था जिसने प्रतिहारों की अधीनता को अस्वीकार कर खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। अगला अभिलेख जो है कुंडेश्वर से प्राप्त हुआ विद्याधर का ताम्रपत्र, जिसमें विक्रम तिथि 1060 या 1004 ईसा पूर्वी मानी गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में परमार कालीन अभिलेख। तो दोस्तों परमार कालीन के जो प्रमुख राजा रहे हैं वो राजा भोज रहे हैं। तो इन्होंने भोजपुर जो टेम्पल है जो कि रायसेन जिले में स्थित है, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर शिव प्रतिमा स्थित है जो कि शिवलिंग स्थित है। तो ये शिवलिंग जो आप मान सकते हैं कि ये जो भोजपुर है वो बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहीं पर साइक्लोपियन बांध का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। तो देख लीजिए, मालवा के परमार चंदेल के समकालीन रहे थे। तो चंदेलों के समकालीन थे परमार। इस वंश का प्रारंभ उपेंद्र ने किया था। उसके उत्तराधिकारी बने बैरी सिंह प्रथम, सियाक प्रथम, बागपति प्रथम, बैरी सिंह द्वितीय, सियाक तृतीय और मुंज के शासनकाल के जो 6 अभिलेख हैं उज्जैन, गांवरी, धर्मपुर से प्राप्त हुए हैं। वहीं मालवा का विक्रम संवत 1195 तक चालुक्यों का अधिकार उज्जैन में पाए गए सिद्धराज के अभिलेख से मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगली जो वीडियो रहेगी उसको आप देख लीजिए, वो मध्य प्रदेश के साहित्यकारों से रिलेटेड रहेगी। उसमें भी मैंने चित्रों के माध्यम से साहित्यकार और उनकी रचनाओं को दर्शाया, जिसमें राजा भोज की भी कई रचनाएं हैं उनको भी बतलाया गया। आइए देख लेते हैं मंदसौर के जो गोहिल अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो मंदसौर के अभिलेख जैसे कि आप देख सकते हैं, यशोधर्मन के शोधनी स्तंभ का इतिहास है, उसकी जानकारी जिला मंदसौर से प्राप्त हुए हैं, उनकी जानकारी देख लेते हैं। तो मंदसौर का भाग जैसा कि आप जानते हैं पश्चिमी मालवा का हिस्सा रहा है, जिसका नाम दसपुर था। तो ये पूछा जाता है दसपुर किसका प्राचीन नाम था? मंदसौर। और एक और नाम मैंने आपको बता दिया था, इंद्रगढ़, जिसमें विक्रम संवत 529 की तिथि उल्लेखित है। यह लेख प्रशस्ति के रूप में है, जिसकी रचना संस्कृत विद्वान वत्स भट्टी ने की थी। तो ये मंदसौर का जो अभिलेख है
उसको आप देख लीजिए, जिसकी रचना किसने की थी, वत्स भट्टी। ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस लेख में राजा के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है, जो वहाँ पर शासन करता था। इस लेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, सूर्य मंदिर के जो निर्माण है, जैसे कि आप जानते हैं मंदसौर का सूर्य मंदिर, उसका उल्लेख वत्स भट्टी ने किया है अपने अभिलेख में। वही मंदसौर जिले में जीरण में मिले 6 अभिलेख में से 10वीं शताब्दी में मंदसौर में शासन कर रहे गुल वंश की उपस्थिति का भी पता चलता है। इन अभिलेखों से इस वंश के शासकों की उपलब्धियों का पता चलता है। अन्य अभिलेख के बारे में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कई अभिलेख मिले हैं। तो इन सब के अतिरिक्त पूरे मध्य प्रदेश में 450 से भी अधिक विभिन्न प्रकार के अभिलेखों खोज की गई है। ठीक है। प्राचीन काल के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को छोटे छोटे से विवरण के इन जानने के लिए हम इन अभिलेखों का उपयोग करते हैं। पहली दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी के मध्य संस्कृति में उत्कीर्ण अभिलेख जो प्राप्त किए गए हैं, उसके बारे में हम जानकारी इन अभिलेखों के माध्यम से मिलती है। तो और इसके बाद और भी अभिलेख मैंने वर्णित किए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो अभिलेख हैं, इनकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। आप चाहें तो ये PDF निकाल सकते हैं। हमारे ग्रुप में आपको ये PDF आसानी से मिल जाएगी। आप ग्रुप से जुड़ जाइए, जैसे t.me mppsc.guruji.in। ठीक है। आप यहाँ MPPSC गुरुजी सर्च करेंगे तो आपको हमारा जो चैनल है वो मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप सभी का चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।